बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी जनरल साइंस क्लास दहम की। और ये जो मैं बात आपसे करने लगा हूं, इसको पहले आपने गौर से सुनना है। इससे पहले यानी कि इस वीडियो से पहले हर चैप्टर की इम्पोर्टेंट शॉर्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आपकी मर्जी है कि वो एक एक वीडियो देख के हर चैप्टर की वीडियो तैयार कर लें, या इस एक वीडियो को देखें और पूरी किताब के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। वहाँ पर जो वीडियो है 5-6 वीडियोज हैं जो हर चैप्टर की, वो सिंगल सिंगल चैप्टर वाइज हैं, ठीक है। ये मैंने उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक फाइल कंपोज कर ली है, और ताकि उन बच्चों के लिए जो कहते हैं जी हम बस एक वीडियो देखें हमारी तैयारी हो जाए, तो ये एक वीडियो उनके लिए है, 5 चैप्टर की एक वीडियो है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं, जो इतने ज़्यादा अहम नहीं थे, वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। तो कोई हमें कोई 10 के सवालों का फर्क पड़ा होगा, बड़ा ही पड़ा होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 198 सवाल बने हैं ये, ठीक है जी। कितने? 198, सिर्फ 198। आपने इसको याद करना और इसमें से ही सारा पेपर आपको आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो ये याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिसको आपने एक दफ़ा ही पढ़ना है तो आपको याद हो जाना है। 198 का फिगर देख के आप परेशान न होइएगा, क्योंकि कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो एक दफ़ा पढ़ने से याद हो जाते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले जो मेन काम करना है आपने, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा आपको बड़ी इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है जी। तो करते हैं जी इसको। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड की तारीफ करें और इसका यूनिट भी लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उधर चैनल पे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो आपने ओवरऑल पूरे पेपर की तैयारी करनी है, तो सारी वीडियोस आपने देख लेनी है, ओके जी। तो वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो वर्क का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, फोर्स का वर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई फोर्स की सिमत में तय करदा फासला, और वर्क का एसआई यूनिट जॉल है। एनर्जी की तारीफ करें, इसका यूनिट भी लिखें। किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट जॉल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 3 है, एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम के नाम तहरीर करें। एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम के नाम दर्ज झैल हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हरारती एनर्जी, रोशनी की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सिंपल सा सवाल है। काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है? किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। देखिए मैंने कहा था ना, कुछ सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़ने आपको याद हो जाने हैं। ये भी नीचे वाला भी इसी तरह ही है। पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ, किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ करें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, किसी जिस्म को दबाने, खींचने या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। रबर का टुकड़ा या ग्लेल की रबड़ को खींचा जाए तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सवाल नंबर 7 है, केमिकल एनर्जी से क्या मुराद है? किसी केमिकल रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। हरारती एनर्जी से क्या मुराद है? जिस्म के मालिक्यूल्स की हरकत की वजह से एनर्जी हरारती एनर्जी कहलाती है। रोशनी की एनर्जी से क्या मुराद है? एनर्जी की वो किस्म जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, रोशनी की एनर्जी कहलाती है। देखें बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तारीफ करें। मुतहरिक चार्जेस की एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर फिशन से क्या मुराद है? भारी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है, ये अमल न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या मुराद है? छोटे एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस सूरत में भी एनर्जी खारिज होती है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। कुदरती गैस की पैमाइश किस तरह की जाती है? कुदरती गैस की पैमाइश क्यूबिक मीटर में की जाती है। सवाल नंबर 14, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कानून की तारीफ करें। इस कानून के मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ही ज़ाया होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है? बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। थर्मल पावर से क्या मुराद है? कोयला, तेल और कुदरती गैस को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का हसूल थर्मल पावर कहलाता है। सोलर एनर्जी से क्या मुराद है? सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। ले जी बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, आसान आसान से सवाल है, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है।
आम जो आपकी जो डेली रूटीन है उसमें यूज हो रहे हैं। सोलर पावर से क्या मराद है? सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल सोलर पावर कहलाता है। विंड पावर से क्या मराद है? तेज हवा की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल विंड पावर कहलाता है। तो विंड को इंग्लिश में हवा को इंग्लिश में विंड कहते हैं, ठीक है जी। हवा से जो एनर्जी हासिल होती है उसको विंड पावर कहते हैं। टाइडल पावर, टाइडल इंग्लिश का वर्ड है, इसको उर्दू में लहर कहते हैं। पानी की लहरों की एनर्जी टाइडल एनर्जी कहलाती है। उसके बाद जी टाइडल पावर से क्या हमारा टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल टाइडल पावर कहलाता है। ओके जी, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास। जियोथर्मल पावर से क्या हमारा है? जमीन की गहराई से पानी, गर्म पानी और भाप की शक्ल में एनर्जी का हसूल जियोथर्मल पावर कहलाता है। बायोमास की तारीफ नामियाती मादे और इनकी बकायात बायोमास कहलाते हैं। थर्मल पोल्यूशन की तारीफ करें, हरारत, धुआं और मिजर सेहत गैसों के इजाफा से माहौल में पैदा होने वाली थर्मल पोल्यूशन पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन कहलाती है। न्यूक्लियर वेस्ट से क्या मुराद है? इस्तेमाल शुदा न्यूक्लियर फ्यूल की बकायात को न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। बायोगैस से क्या मुराद है? बायोमास से हासिल की गई गैस बायोगैस कहलाती है। बायोमास से बायोगैस कैसे हासिल की जाती है? बायोमास को बंद टैंक या घरे में गलाया सड़ाया जाता है। बैक्टीरिया इसके खमीर उठाने में मदद करता है और बायोगैस पैदा होती है जिसे पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है। घड़े में बचने वाला मटेरियल एक अच्छी खाद होती है। सॉलिड वेस्ट क्या है? हुशक कूड़ा क्रिकेट को सॉलिड वेस्ट कहते हैं। लो जी, बड़े आसान सवाल है ये आपका। सीवर किसे कहते हैं? सीवेज वो गार होती है जो गंदे पानी को छानने के बाद बाकी बच जाती है। पावर की तारीफ करें, नींद इसकी मसावात तो यूनिट भी तहरीर करें। एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मकदार पावर कहलाती है। पावर का यूनिट वाट है, इसकी मसावात दर्जा है। पावर इज इक्वल एनर्जी डिवाइड वक्त। किलोवाट आवर की तारीफ करें, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की वो मकदार है जो 1000 वाट शय की एक जो 1000 वाट पावर की शय 1 घंटे में सर्व करती है। पूरा हवाई की तारीफ करें, जमीन की सतह से ऊपर तक वो एरिया जहां तक हवा मौजूद हो पूरा हवाई कहलाता है। इस एरिया की सतह जमीन से बुलंदी 200 किलोमीटर है। माहौल की तारीफ करें, अफराद के रहने की जगह और इसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम तबई व माशरती अवामल जो इनके रहन सहन और काम करने की सलाहियत पर असरअंदाज होते हैं, माहौल कहलाता है। माहौल की अबतरी से क्या मुराद है? जब माहौल में एक हद से ज़्यादा पोल्यूशन शामिल हो जाए तो इसे माहौल की अबतरी कहते हैं। माहौल की अबतरी कम करने के इक़दाम तहरीर करें। ये है जी, माहौल की अबतरी कम करने के इक़दाम। जंगलात में इजाफा किया जाए, गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखा जाए, इंडस्ट्रीज से खारिज होने वाली जहरीली गैसों को मुनासिब तरीके से प्रोसेस किया जाए, आबादी पर कंट्रोल किया जाए, आम जगहों पर कूड़ा करकट और टायर ना जलाए जाएं। ओके जी, न्यूक्लियर फ्यूल न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाने की 2 तजावीज़ तहरीर करें। 2 है लेकिन मैंने 3 लिख दी है आपके लिए, चलो यशी करें। न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाने की तजावीज़, न्यूक्लियर वेस्ट को शीशे के ब्लॉकों में फ्यूज करके रखा जाए। न्यूक्लियर वेस्ट को रॉकेटों में भरकर हला या दूसरे सियारों में भेज दिया जाए, यहाँ सूरज की तरफ रवाना कर दिया जाए। जमीन के नीचे गहराई में सुरंगें खोद कर दफन कर दिया जाए। रेडिएशंस के खतरा से कैसे बचा जा सकता है? रेडिएशंस के खतरा से बचाव के तरीके, रेडियो एक्टिव माह से दूर रहना चाहिए। माहस को शीशे की मोटी दीवार वाले कंटेनर में रखना चाहिए। एनर्जी के लिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई से 2 तजावीज़ लिखें। एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़, ट्रांसपोर्ट के लिए मुतबादल फ्यूल्स इस्तेमाल किया जाए। गाड़ियों की बॉडीज हल्की होनी चाहिए ताकि ईंधन कम खर्च हो। ज़ाती ट्रांसपोर्ट की बजाय अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए। बीटीयू से क्या मुराद है? बड़ा अहम सवाल है ये भी। एक एनर्जी ये एनर्जी का एक यूनिट है जिसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक बीटीयू 1055 जूल के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज में भी आपको पता है, याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के 3 रवायती तरीकों के नाम और पान क्या है रवायती तरीकों के नाम? ये भी बड़ा अहम सवाल है। रवायती तरीकों के नाम जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर। गैर रवायती तरीके क्या है जी? सोलर, विंड पावर, टाइडल पावर, जियोथर्मल और बायोमास। पोल्यूशन की तारीफ करें, हवा में पानी और जमीन की सतह पर होने वाली नाखुशगवार तब्दीलियां जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की जिंदगी और पौधों पर बुरे असरात मुरतब हों, पोल्यूशन कहलाता है। इलेक्ट्रिकल करंट से क्या मान लो जी, पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया। इलेक्ट्रिकल करंट से क्या मान है? यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट की तारीफ करें, चार्ज की वो मिकदार जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। आई इज इक्वल क्यू ओवर टी, ये इसकी फार्मूला इसका। सिस्टम इंटरनेशनल में करंट का यूनिट एम्पेयर है जिसे ए इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा याद करना बड़ा अहम सवाल है ये भी आपका। कन्वेंशनल करंट से की तारीफ करें, ऐसा करंट
ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो पॉजिटिव चार्ज के बहाव की वजह से हो और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करे कन्वेंशनल करंट कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है, इसका यूनिट भी लिखिए। बैटरी के कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मुहैया करती है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज है, इसका यूनिट वोल्ट है। ओहम का कानून बयान करें। किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बशर्त के कंडक्टर का टेम्परेचर और इस तबई हालत तब्दील ना हो। इसे ओहम का कानून कहते हैं। साबित तौर पर इसे हम यूं लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल आर आई। आर इसमें एक कांस्टेंट है जिसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस की तारीफ कीजिए। किसी कंडक्टर में चार्जेस के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। करंट सर्किट के अज्जा का नाम लिखिए। सर्किट में बैटरी के अलावा स्विचेस, रजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह लगाए जाते हैं, ये सर्किट के अज्जा कहलाते हैं। स्विच का इस्तेमाल स्विच सर्किट को मुकम्मल या ब्रेक करने के काम आता है। रजिस्टर से क्या मुराद है, ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो रजिस्टर्स कहलाते हैं। सवाल नंबर 50, लो जी 50 कंप्लीट हो गया सवालों की। कैपेसिटर की तारीफ करें। डाई इलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, ऐसा आला जो चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर कहलाता है। एक सादा कैपेसिटर दो मुतवाजी धाती प्लेटों पर मुश्तमिल होता है। प्लेटों के दरमियान कोई इंसुलेटर रखा जाता है जिसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर की तारीफ करें। ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की कीमत को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता फिक्स कैपेसिटर कहलाता है। इसकी प्लेट्स अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती। वेरिएबल कैपेसिटर की तारीफ करें। ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की कीमत को कम या ज्यादा किया जा सकता है वेरिएबल कैपेसिटर कहलाता है। उसका थोड़ा सा उल्टा है, इसकी प्लेट्स अपनी जगह से हरकत कर सकती हैं, उसकी हरकत नहीं करती, ऊपर वाले की इसकी हरकत कर देती हैं, बस ये है। कैपेसिटर की चार्जिंग से क्या मुराद है, इंतहाई अहम सवाल है। कैपेसिटर की चार्जिंग और एक और है कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग, दोनों ही बड़े अहम सवाल हैं। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। बैटरी को हटाने पर भी चार्ज मौजूद रहता है। इस अमल को कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर का इस्तेमाल क्या है। वेरिएबल कैपेसिटर रेडियो टेलीविजन की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर के दो इस्तेमाल तहरीर करें। कैपेसिटर के इस्तेमालात, जब एसी को डीसी में तब्दील किया जाता है तो इसे हमवार करने के लिए कैपेसिटर्स इस्तेमाल की जाते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन या टेप रिकॉर्डर से आवाज का इलेक्ट्रिक सिग्नल जब एम्पलीफायर दिया जाता है तो इस रास्ते में कैपेसिटर लगाया जाता है। गैंग कैपेसिटर कहाँ इस्तेमाल होता है, ये रेडियो टेलीविजन की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर की तारीफ करें। ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद प्राइमरी कॉइल की निस्बत ज्यादा हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत कम हो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। थोड़ा सा उल्टा है, बस देखो उसमें ये वोल्टेज को कम करता है, वो बढ़ाता है, ये कम करता है। डायरेक्ट करंट क्या है, ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिमत में चलता हो डायरेक्ट करंट कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट की तारीफ है, बार बार सिमत तब्दील करने वाले करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मेन स्विच के बारे में आप क्या जानते हैं, घरेलू सर्किट में सबसे पहले लाइव न्यूट्रल वायर में एक स्विच लगाया जाता है, इसे मेन स्विच कहते हैं। फ्यूज क्या है, फ्यूज का उर्जाना किसे कहते हैं। फ्यूज एक ऐसा है जो सर्किट में एक मुकर्रर हाथ से ज्यादा करंट गुजरने नहीं देता। अगर इसकी मुकर्रर हाथ से ज्यादा करंट गुजरे तो इसकी वायर पिघल जाती है जिसे फ्यूज का उर्जाना कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या मुराद है, किसी जानदार के जिस्म में करंट गुजरता है तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के खतरात पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के खतरात पर काबू पाने के तरीके। बिजली की अशिया को पानी से बचाएं, पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है इसलिए शॉर्ट सर्किट का मूजब हो सकता है। नंबर 2, एक ही सॉकेट में बिजली की बहुत सी अशिया ना लगाएं, इससे ओवरलोडिंग होगी। गैल्वानोमीटर क्या है, ऐसा आला जो करंट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैल्वानोमीटर कहलाता है। एमीटर ऐसा आला जिसमें करंट की पैमाइश की जाती है, एमीटर कहलाता है। इसको हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है। गैल्वानोमीटर को एम मीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस कहाँ लगाई जाती है, गैल्वानोमीटर को एम मीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस इसके मतवाजी लगाई जाती है। वोल्ट मीटर क्या है, ऐसा आला जो पोटेंशियल
डिफरेंस मापने के लिए इस्तेमाल होता हो वोल्ट मीटर कहलाता है। मल्टीमीटर क्या है? ऐसा आला जिससे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस तीनों की नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीमीटर कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल मीटर्स में फ़र्क। एनालॉग ऐसे ऐसे आलात जो सुई की मदद से मुसलसल रीडिंग ज़ाहिर करते हैं, एनालॉग मीटर्स कहलाते हैं। और डिजिटल मीटर्स ऐसे आलात जो हिस्सों में रीडिंग ज़ाहिर करते हैं, डिजिटल मीटर कहलाते हैं। रैंडम मोशन किसे कहते हैं? कंडक्टर में बेशुमार आज़ाद इलेक्ट्रॉन एटम्स के दरमियान मुख्तलिफ अतराफ में इधर उधर हरकत कर रहे होते हैं, जिसे रैंडम मोशन कहते हैं। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग से क्या मुराद है? जब कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को तार से जोड़ा जाता है तो चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पर चला जाता है और प्लेट दोबारा न्यूट्रल हो जाती है। इसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कहते हैं। बड़ा अहम सवाल है ये भी। इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ये भी बड़ा अहम है। नया चैप्टर शुरू हो गया अब आपका। इलेक्ट्रिक करंट के तर्ज अमल और कंट्रोल का इल्म इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। सेमीकंडक्टर से क्या मतलब है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट के गुजरने की इस्तेदाद कंडक्टर और इंसुलेटर के बैन बैन होती है। डोपिंग की तारीफ कीजिए। सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें तीसरे और चौथे ग्रुप के कुछ एटम्स बतौर मिलावट या इम्प्योरिटी शामिल किए जाते हैं। इस अमल को डोपिंग कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मतलब है? जब सिलिकॉन में पांचवें ग्रुप के एलिमेंट मसलन आर्सेनिक की डोपिंग की जाए तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। ऐसे मटेरियल्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें ज़्यादा करंट आज़ाद इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या मुराद है? जब सिलिकॉन में तीसरे ग्रुप के एलिमेंट मसलन एल्युमिनियम की डोपिंग की जाए तो सिलिकॉन एटम में में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। इलेक्ट्रॉन की इस कमी को होल्स कहते हैं। ऐसे मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें ज़्यादा करंट होल्स की वजह से बहता है। सेमीकंडक्टर डायोड से क्या मुराद है? अगर सिलिकॉन में डोपिंग इस तरह की जाए कि इसका एक हिस्सा एन टाइप और दूसरा हिस्सा पी टाइप बन जाए तो इसे सेमीकंडक्टर डायोड या पी एन जंक्शन कहते हैं। सेमीकंडक्टर के पी हिस्से को पी हिस्से को एनोड और एन हिस्से को क्या कहते हैं जी? कैथोड कहते हैं। ये पे नहीं आएगा तो पे को खत्म कर ले। फॉरवर्ड बायस डायोड से क्या मुराद है? जब डायोड के एनोड को बैटरी के नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो डायोड में से गुजरने वाला करंट तकरीबन सिफर हो जाता है। इसे रिवर्स बायस डायोड कहते हैं। उसके बाद रेक्टिफायर क्या है? ऐसी डिवाइस जिसे एसी को डीसी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफिकेशन से क्या मुराद है? वो अमल जिससे एसी वोल्टेज को डीसी में तब्दील किया जाता है, इस अमल को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। फोटो डायोड से क्या मुराद है? नीचे इसके इस्तेमाल लिखिए। ऐसे डायोड जो रोशनी के लिए हसास होते हैं फोटो डायोड कहलाते हैं। फोटो डायोड के इस्तेमाल ये डायोड रोशनी की शनाख्त कंप्यूटर और वीडियो गेम्स वगैरह में बतौर ऑटोमेटिक स्विच इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ करें। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। हरार रोशनी, एक्सरेज वगैरह सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स को कैरियर वेव क्यों कहा जाता है? ये रेडियो टीवी और दूसरी नशरियात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए रेडियो वेव को कैरियर वेव कहा जाता है। हॉवरिंग सैटेलाइट से क्या मुराद है? यहाँ जियो स्टेशनरी मदार्स किसे कहते हैं? ऐसे सैटेलाइट जो किसी खास पोजीशन पर साकन महसूस हो हॉवरिंग सैटेलाइट कहलाते हैं और इनके मदार को जियो स्टेशनरी मदार कहा जाता है। कंप्यूटर की तारीफ करें। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दी गई हिदायत की रोशनी में हार्म डाटा को वसूल करती है और इसे प्रोसेस करके मफीद मालूमात में तब्दील करती है। कंप्यूटर को बुनियादी तौर पर कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? नाम लिखिए। कंप्यूटर को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर की तारीफ करें। कंप्यूटर के जिन आलात को मादी तौर पर छुआ जा सकता है वो हार्डवेयर कहलाते हैं, मतलब कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह। कंप्यूटर हार्डवेयर के अहम हिस्से कौन से हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के चार अहम हिस्से हैं। पहला जी इनपुट आलात, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट आलात, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट आलात से क्या मुराद है? कंप्यूटर में मालूमात या डाटा जिन आलात के जरिए दाखिल किया जाता है इन्हें इनपुट आलात कहते हैं, मतलब कीबोर्ड, माउस वगैरह। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये कंप्यूटर से मुंसलिक मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है जो एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर मुश्तमिल होता है। इस चिप पर हजारों इलेक्ट्रॉनिक इज्जात सब्त किए जाते हैं होते हैं। कंप्यूटर के मसाइल हल करने की तमाम सलाहियत इसी में होती है। आउटपुट आलात से क्या मुराद है? ऐसे आलात जो कंप्यूटर में होने वाले
अमल को ज़ाहिर करते हैं, आउटपुट औलाद कहलाते हैं, मसलन मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह। कम्पैक्ट डिस्क से क्या मुराद है? पिट्स और फ्लैट्स की शक्ल में डिजिटल रिकॉर्डिंग करने वाली डिस्क को कम्पैक्ट डिस्क कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क की तारीफ। धातु प्लेटों पर मुस्लिम डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली डिस्क हार्ड डिस्क कहलाती है। उसके बाद दी सॉफ्टवेयर की तारीफ। कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी जाने वाली हिदायत को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस आपको फ़र्क आ सकता है, दोनों इकट्ठे भी आप याद कर लें। प्रोग्राम की तारीफ करें। प्रोग्राम से मुराद किसी खास काम के लिए हिदायत की एक लिस्ट है जिस पर अमल करके कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, उसे मालूमात में डालता है। तो जी सवालों की सेंचुरी पूरी हो गई है, 100 सवाल पूरा हो गया। मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ, पानी शानी पी लूँ, फिर अगले पढ़ते हैं। तो जी आइए एक सवाल नंबर 101 पे, वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर के जरिए वार्ड लिखने, इसमें तरमीम करने, इसे स्टोर करने, इसे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करने का नाम या अमल है। ग्राफिक्स की तारीफ करें। कंप्यूटर के जरिए लाने, खींचना, तस्वीरें बनाने और डिज़ाइन तैयार करने के अमल को ग्राफिक्स कहते हैं। डाटा मैनेजमेंट की तारीफ। डाटा को मुख्तलिफ फाइल्स में स्टोर करना, ज़रूरत के वक्त इसको तरतीब देकर मालूमात हासिल करना डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। 104 सवाल। एनालॉग और डिजिटल मकदारों से क्या मुराद है? एनालॉग मकदारें ऐसी मकदारें जो एक तसलसल से बढ़ती और कम होती हैं, एनालॉग मकदारें कहलाती हैं। मसलन टीवी, वक़्त, वेलोसिटी, टेम्परेचर वगैरह। डिजिटल मकदारें ऐसी मकदारें जिनमें तसलसल नहीं होता डिजिटल मकदारें कहलाती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ करें। मालूमात को ज़ीरा करने, इनको इस्तेमाल में लाने और इनको प्रोसेस करने और इनकी तरसील का साइंसी तरीका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कराता है। टेली कम्युनिकेशन की तारीफ। दूर दराज फासलों तक मालूमात की फौरी तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीकों को टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के कितने बुनियादी अज़्ज़ा हैं, नाम लिखें। कम्युनिकेशन के कितने बुनियादी अज्जा हैं, नाम लिखें। ठीक है, ये आगे से ऐसे। कम्युनिकेशन के 3 बुनियादी अज्जा हैं। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन भेजने वाला डिवाइस, मीडियम या लिंक जिसके जरिए इंफॉर्मेशन की तरसील होती है, इंफॉर्मेशन वसूल करने वाला डिवाइस। कम्युनिकेशन की तारीफ करें। इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या मुराद है? वो इलेक्ट्रॉनिक तरीका जिसके जरिए इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। इंटरनेट की तारीफ करें। इंटरनेट लाखों कंप्यूटर के बाहमी राब्ता का नाम है। प्रोटोकॉल से क्या मुराद है? इंटरनेट से मुंसलिक कंप्यूटर एक दूसरे से राब्ता के लिए यकसा कम्युनिकेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ईमेल से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजी गई मेल को ईमेल कहते हैं। मॉडेम से क्या मुराद है? वो डिवाइस जो टेलीफोन के तारों के जरिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करके कंप्यूटर में दाखिल करता है, इस डिवाइस को मॉडेम कहते हैं। सेल से क्या मुराद है या सेल किसे कहते हैं? नेटवर्क के हर स्टेशन को सेल कहते हैं। फैक्स मशीन क्या है? ये मशीन दस्तावेजात और तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और वसूल करने के लिए इस्तेमाल होती है। रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स इलेक्ट्रिक वेव्स की ही एक किस्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 8 हर्ट्ज तक होती है। इसकी स्पीड रोशनी के बराबर होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU हिसाबी अमल यानी जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह करता है और मंतकी अमल यानी दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना करता है। या ये भी पूछ सकता है कि ALU से क्या बनता है? ALU से बनता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम और रोम में फ़र्क। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही आपको आ सकता है और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका रैम और रोम वाला। तो आइए जी इसको करते हैं। रोम मुस्तकिल मेमोरी है, रैम आर्जी मेमोरी है। अगर कंप्यूटर की बिजली काट दी जाए तो रैम में ज़ीराशुदा डाटा ख़त्म नहीं होता। अगर कंप्यूटर की बिजली काट दी जाए तो रैम में ज़ीराशुदा डाटा ख़त्म हो जाता है। लेज़र क्या है? लेज़र एक ज़रिया है जो रोशनी की बहुत तेज़ बीम पैदा करता है, जिसमें तमाम वेव्स की एक ही वेवलेंथ होती है और तमाम वेव हम आहंग होती हैं। रोशनी की ऐसी बीम को यकरंगी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ग्लास के नफीस तार होते हैं। इसमें एक खालस ग्लास का कवर होता है जिसके गिर्द एक दूसरी किस्म के ग्लास की तह होती है। इसमें रोशनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल की बुनियाद पर गुजरती है।
मसनूई सियारा से क्या मुराद है? मसनूई सियारा स्पेस क्राफ्ट को कहते हैं जो किसी सियारे के गिर्द खास मदार में रखा जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से क्या मुराद है? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, वो लगातार रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। रेडियो एक्टिविटी की तारीफ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन खारिज करने का अमल रेडियो एक्टिव एक्टिविटी कहलाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट 3 तरह की शुआएं खारिज करते हैं, अल्फा, बेटा, गामा। आइसोटोप की तारीफ करें। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके एटॉमिक नंबर यकसा और मास नंबर मुख्तलिफ हों, कीमी खसूसियात एक जैसी हों, आइसोटोप्स कहलाते हैं। मसलन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है। अल्ट्रासाउंड या इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ करें। आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा हो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहलाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी से क्या मुराद है? वो टेस्ट जिससे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाजा होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ईईजी से क्या मुराद है? दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं को सर के बैरूनी सतह से रिकॉर्ड करने को ईईजी कहते हैं। एमआरआई से क्या मुराद है? मेडिकल की खास किस्म की तशखीसी तकनीक है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के असूल के तहत जिस्म के हिस्सों के अक्स बनाती है, एमआरआई कहलाती है। सीटी स्कैन से क्या मुराद है? एक्स-रेज की एक खास किस्म जो एक एक्स-रे बीम की बजाय कई बीम मुख्तलिफ ज़ावियों से जिस्म में दाखिल करके हासिल किया जाता है, सीटी स्कैन कहलाती है। वो मशीन जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, सीटी स्कैनर कहलाती है। एंजियोग्राफी की तारीफ करें। शरीयानों की अंदरूनी पिक्चर मुहैया करने का तरीका एंजियोग्राफी कहलाता है। लेज़र की 2 खसूसियात। लेज़र एक ज़रिया है जो रोशनी की बहुत तेज़ बीम पैदा करता है। लेज़र की बीम एक ही सिमत में सफ़र करती है। लेज़र के 2 इस्तेमालात। लेज़र को बतौर रोशनी का नश्तर इस्तेमाल किया जाता है। नश्तर मतलब काटने वाला चाकू जिसे हम कहते हैं, नाइफ। लेज़र शुआओं से जिल्द की बीमारियां और दाग धब्बे दूर किए जाते हैं। लिथोट्रिप्सी से क्या मुराद है? लेज़र से पित्ता और गुर्दे की पथरियां बगैर ऑपरेशन के तोड़ दी जाती हैं। इस अमल को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। होलोग्राम और होलोग्राफी की तारीफ करें। लेज़र से सह सिमती तस्वीर हासिल की जाती हैं जो होलोग्राम कहलाती है और ये तरीका होलोग्राफी कहलाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंतहाई अहम सवाल। जब रोशनी कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में जाती है तो मुंह से दूर हट जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ये डॉल है। एक मिनट बस, एक मिनट। एंगल ऑफ इंसिडेंट के बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ता है तो रोशनी रिफ्रैक्ट होने की बजाय किसी मीडियम में ही वापस रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। थोड़ी मुश्किल सी है लेकिन याद करनी पड़ेगी। ऑप्टिकल फाइबर्स के 2 फायदे तहरीर करें। ऑप्टिकल फाइबर्स के फायदे। ये डॉक्टर्स को इंसानी जिस्म के अंदर मुआयना करने में मदद देती है। ऑप्टिकल फाइबर टेलीफोन कॉल्स को बेहद वक्त ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। रडार क्या है? रडार क्या है? रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से जहाज वगैरह का पता चलाने वाला आला रडार कहलाता है। रडार कैसे काम करता है? रडार एक घूमने वाले एरियल के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स की छोटी पल्सेस ट्रांसमिट करता है। पल्सेस जब किसी भी चीज़ से टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जिन्हें रडार का एंटीना वसूल करता है। इसका ट्रेस या शक्ल एक स्क्रीन पर हासिल हो जाता है और रडार दूर फासले पर जिस्म का फासला, इसकी स्पीड और हरकत की सिमत वगैरह मालूम कर सकता है। रडार के फ़वाइद। रडार अशिया को तलाश करने और पहचान करने में मदद देता है। रडार सिविलियन और मिलिट्री दोनों शोबों में हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। रेडियो आइसोटोप से क्या मुराद है? ऐसे आइसोटोप जो रेडियो एक्टिविटी के हामिल हो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। एक्स-रे से क्या मुराद है? एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब किसी खास हादसा से टकराते हैं तो एनर्जी नहायत कवी रेडिएशन खारिज होती है। ये शुआएं एक्स-रेज कहलाती हैं। एक्स-रेज के 2 फ़वाइद तहरीर करें।
एक्सरेज की मदद से इंसानी टिश्यूज को अंदर तह तक जांचने में डॉक्टर्स को मदद देती हैं। एक्सरेज एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड आले के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासाउंड के दो फ़वाद तहरीर करें। अल्ट्रासाउंड के फ़वाद: गुर्दों से खून के बहाव की रफ्तार मालूम की जाती है, जिसमें गदूद और एज़ा में कैंसर की मौजूदगी का इंकशाफ किया जा सकता है। शुगर की तारीफ करें। गन्ने के अज़ा में से सक्रोज को क्रिस्टल्स की शक्ल में अलहदा कर लिया जाता है, इसे शुगर कहते हैं। स्टील की तारीफ: आयरन को कार्बन के साथ या बाद औक़ात दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाकर इसमें ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा सख्ती पैदा की जाती है, इसे स्टील कहते हैं। फार्मेसी से क्या मुराद है? जहाँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसे फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी को आसान अल्फाज में दवासाजी भी कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जहाँ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसे फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी को आसान अल्फाज में दवासाजी भी कहा जाता है। ये तो ऊपर वाले सवाल हो, आगे से देखें। दवासाजी साजी से मुंसलिक इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। फार्मास्यूटिकल्स क्या है? फार्मास्यूटिकल ऐसी मेडिकल प्रोडक्ट्स जिन्हें डॉक्टर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए तजवीज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से क्या मुराद है? ऐसी इंडस्ट्री जो मसनूई रेशा या फाइबर तैयार करती है, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री कहलाती है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से क्या मुराद है? ऐसी इंडस्ट्री जो कॉटन से धागा व कपड़ा तैयार करती है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाती है। टैनरी से क्या मुराद है? स्किन्स या हाइड्स को इस्तेमाल से पहले मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो टैनरिंग कहलाता है। मसनूई लेदर किसे कहते हैं? लेदर अमूमन मुख्तलिफ जानवरों की खालों मसलन भेड़, बकरियां, गाय, भैंस और ऊँटों से हासिल की होती है। इसके अलावा लेदर अब मुख्तलिफ केमिकल से भी तैयार किया जाता है, जो मसनूई लेदर कहलाता है। वीविंग किसे कहते हैं? लूम्स पर कपड़ा तैयार करने के अमल को वीविंग कहते हैं। नटिंग किसे कहते हैं? ऐसा अमल इस अमल में कपड़ा नटिंग मशीनों पर तैयार किया जाता है। कपड़े को बहुत सबसे पहले साफ किया जाता है, इससे कसावटें दूर की जाती हैं, फिर कपड़े को रंग किया जाता है या प्रिंट कर लिया जाता है। स्पिनिंग किसे कहते हैं? इस अमल में कॉटन की गांठों को टेक्सटाइल मिल्स में भेजा जाता है, जहां कॉटन फाइबर को धागा में तब्दील किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्शन कौन से हैं? स्पिनिंग, वेविंग और फैब्रिक फॉर्मेशन, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। रेशे कितनी किस्म के होते हैं? कुदरती रेशा, मसनूई रेशा। कुदरती रेशा क्या होता है और कहाँ से हासिल होता है? कुदरती रेशा कुदरती ज़राए से हासिल होता है, मतलब कॉटन, जियोट और वूल व सिल्क वगैरह। मसनूई रेशा क्या है और ये किस तरह हासिल होता है? मसनूई रेशा इंसान खुद तैयार करता है, जिससे मुख्तलिफ मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, मसलन पोलिस्टर, नायलॉन, रेयान, एक्रेलिक वगैरह पेट्रोलियम से हासिल की जाती हैं। फोक किसे कहते हैं? ये शुगर मिल में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाकी मादा फोक पेपर, चिप बोर्ड और बोर्ड बनाने के काम आता है। मोलेसिस क्या होते हैं? ज़्यादातर दस्तयाब मोलेसिस एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि कुछ मकदार अल्कोहल और मवेशियों के लिए खुराक बनाने के काम आता है। रडार किसे कहते हैं? रडार लफ्ज़ रडार किस लफ्ज़ से महूज़ है? लफ्ज़ रडार रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग से महूज़ है। सैटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से हासिल की होती है? सैटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सोलर सेलों के पैनल से हासिल की जाती है। डर्माटोलॉजी से क्या मुराद है? लेजर शुआओं से जिल्द की कई बीमारियां और दाग धब्बे दूर किए जाते हैं, इसे डर्माटोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी किसे कहते हैं? आर्गन लेजर से आजकल मोतिया और ग्लूकोमा के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, इसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। स्पेस प्रोब से क्या मुराद है? खला में भेजी जाने वाली व्हीकल स्पेस प्रोब्स कहलाती हैं। स्पेस प्रोब प्लूटो के अलावा निज़ाम शमसी के तमाम सितारों, चांद और हेलिकॉप्टर पर भेजी जा चुकी हैं। मकासद, इसका मकासद क्या है जी? निज़ाम शमसी के फलकी निज़ाम के मतलब मालूमात इकट्ठी करना, निज़ाम शमसी के तमाम सितारों, चांद और हेलिकॉप्टर के मतलब मालूमात इकट्ठी करना। हब्बल टेलीस्कोप को खला में कब भेजा गया और इसका साइज कितना था? हब्बल टेलीस्कोप को खला में 24 अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए खला में छोड़ा गया। इसके मिरर का साइज 2.5 मीटर और वजन 11 टन था। हब्बल टेलीस्कोप के बारे में लिखिए। यहाँ हब्बल टेलीस्कोप से क्या मुराद है? हब्बल टेलीस्कोप को खला में 24 अप्रैल 1990 को स्पेस डिस्कवरी के लिए छोड़ा गया। इसके मिरर का साइज 2.5 मीटर और वजन 11 टन था। इससे रॉकेट की मदद से 15 मिनट
हला में 300 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचा दिया जाता है और ये कुछ दिन तक ही हला में रह सकती है। मुकम्मल ईंधन के साथ ही इसका अमूमन अमूमन वजन 2000 टन होता है। इसकी मदद से हला में मसनूई सैटेलाइट और स्पेस प्रोब ले जा सकते हैं। मसनूई सैटेलाइट किसे कहते हैं? मसनूई सियारा स्पेसक्राफ्ट को कहते हैं जो किसी सियारे के गिर्द खास मदार में घूमता है। चांद हमारी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। मसनूई सैटेलाइट के दो फ़ायदे लिखिए। मसनूई सैटेलाइट के फ़ायदे दर्ज झैल हैं। मसनूई सैटेलाइट हमें मवासलाती निज़ाम को चलाने में मदद देते हैं। मसनूई सैटेलाइट मेट्रोस्फीयर से बादल बनने की तस्वीर ली जा सकती है। कौन सी स्पेस प्रोब ने मार्स की सतह पर लैंड करके मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए? वाइकिंग नामी 1 और 2 नामी दो स्पेस प्रोब ने मार्स की सतह पर लैंड करके मिट्टी और रॉक्स के नमूने इकट्ठे किए। हला से क्या मनाता है? ऐसी जगह जहाँ हवा ना हला कराती है। रॉकेट की मोशन बयान करें। यहाँ रॉकेट में ईंधन के जलने का अमल बयान करें। रॉकेट किसे कहते हैं? हलाई सफर रॉकेट की वजह से ही मुमकिन है। रॉकेट हला में मोशन के तीसरे कानून के मुताबिक हरकत करता है। क्यों ना कि रॉकेट में ईंधन जलकर तेज रफ्तारी से पिछले हिस्से से खारिज होता है और रद्द-ए-अमल के तौर पर रॉकेट आगे की तरफ हरकत बढ़ता है। PAEC किन अल्फाज का मफहूम है? यह है जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मफहूम है। इंसान ने चांद पर कब कदम रखा? इंसान ने चांद पर 20 जुलाई 1969 को कदम रखा। 20 जुलाई 1969 तरीही दिन क्यों है? यह साइंसदानों ये यहाँ दो साइंसदानों के नाम लिखे जो चांद पर उतरे। 20 जुलाई 1969 को दिन तरीही दिन है। दिन इसलिए इस लिहाज से है कि इस दिन दो अमेरिकी हलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और एडोन एल्ड्रन अपोलो 11 के जरिए चांद पर उतरे। इन्होंने चांद की सतह पर मिट्टी और रॉक्स के नमूने इकट्ठे किए और इनका तज्जिया किया। रूस में हलाई दौड़ का आगाज कब हुआ? 14 अक्टूबर 1957 को रूस ने रॉकेट के जरिए पहले मसनूई सैटेलाइट स्पुतनिक हला स्पुतनिक 1 हला में भेजा जिससे हलाई दौड़ का आगाज हुआ। स्पेस स्टेशन मीर के अंतर्गत आप क्या जानते हैं? 1886 में कजाकिस्तान से रूस ने स्पेस स्टेशन मीर हला में छोड़ा जो सबसे बड़ा और अहम स्पेस स्टेशन है। इस स्टेशन की लेबॉर्टरीज को हला में जोड़ा गया है। मीर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन है कि इसके हला में ये एक सियारे की मानद चमकता हुआ दिखाई देता है। 180 सवाल जी। हला में जाने के वाले पहले शख्स का नाम क्या था और ये कब हला में भेजा गया? यह जी अप्रैल 1961 को हला में जाने वाला सबसे पहला शख्स रूस का हलाबाज यूरी गागरिन था। मेट्रोलॉजी की तारीफ करें। बड़ा अहम मेट्रोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी एक पेपर में पक्की है। जाओ। साइंस की वो तारीख जिसमें साइंस की वो शाह होगा। साइंस की वो शाह जिसमें बारिश धूप टेम्परेचर और हवा के प्रेशर जैसे अवामल के जरिए थोड़े अरसे के लिए मुताला किया जाता है मेट्रोलॉजी कहलाता है। साइंस की वो शाह है। क्लाइमेटोलॉजी किसे कहते हैं? हवा का काफी अरसे तक मुताला करने को की शाह को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। मेट्रोस्टेट्स मसनूई सैटेलाइट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मसनूई सैटेलाइट मेट्रोस्फीयर से बादल की तस्वीर ली जाती है। इन तस्वीर के हवाले से मेट्रोलॉजिस्ट मौसम के मतलब पेशनगोइयाँ करते हैं और लोगों को तूफान की कबल अज वक्त निशानदेही और इसकी स्पीड व सिमत से आगाह करते हैं। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए? पाकिस्तानी साइंसदानों ने 28 मई 1998 को चाकी बलूचिस्तान के मकाम पर एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया के एटमी मालिक की सिफ में शामिल हो गया। 1985 में कैनप 185 सवाल है जी। कैनप कहाँ वाक़ है? इसकी कुल पैदावार इस साथ ये बड़ा अहम है। कैनप और चशनप दोनों में से एक पक्का पेपर में। 1972 में कनाडा के तावन से कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया जिसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनप है। इसकी कुल पैदावार इस साथ 137 मेगावाट है। इस प्लांट में रिसाइकल्ड यूरेनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मेरा गला बैठ गया, बोलो नहीं जा रहा। उन थोड़े सवाल रह गए, फटाफट पूरा कर लेते हैं। चशनप कहाँ वाक़या है? इसकी कुल पैदावार सलाहियत क्या है?
1992 में चीन के तावन से दरिया सिंध पर मियांवाली के नजदीक चश्मा बिराज पर दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, जिसका नाम चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कुल पैदावार सलाहियत 300 मेगावाट है। इस प्लांट में भी यूरेनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। पेनिस्टिक 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 किन अल्फाज का मफहूम और ये अदारा कब बनाया गया? 1965 में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेनिस्टिक के नाम से एक अदारा बनाया गया, जिसमें न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में रिसर्च की जाती है ताकि अपने मुल्क की तरक्की याफ्ता ममालिक ताकि मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाया जा सके। मेडिसिन के शोबे में न्यूक्लियर शुआओं का इस्तेमाल बयान करें। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मेडिसिन के शोबे में दो ही दिमाग। मेडिसिन के शोबे में न्यूक्लियर शुआओं का इस्तेमाल रोज बरोज बढ़ रहा है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मिशन के तहत न्यूक्लियर मेडिसिन के मरकज़ में न्यूक्लियर शुआओं के जरिए मुख्तलिफ अज़ा के कैंसर और ब्लड कैंसर के अलावा दूसरे कई अमराज की तशख़ीस और इलाज व मुआवजा की सहूलियात दस्तयाब हैं। स्पार्को कब कायम हुआ? स्पार्को से क्या मुराद है? स्पार्को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने वाला अदारा है। 1961 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मिशन के तावन से कायम हुआ और स्पार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का महफूफ है। स्पार्को का हेडक्वार्टर कराची में है। स्पार्को के बुनियादी मकासद बयान करें। इस अदारे के बुनियादी मकासद में स्पेस रिसर्च, ओजोन की तय का मुतालिया, कुर्रा हवाई की आलूदगी, एस्ट्रोनॉमी, रेडियो वेव्स का मुतालिया, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ज़मीनी मदनी ज़खायर की तलाश, ज़मीन स्टेशनों का क़याम, हला में मुख्तलिफ मकासद के लिए हलाई रॉकेट और सेटेलाइट का छोड़ना वगैरह शामिल है। 191वां सवाल, बस थोड़े से रह गए हैं जी। पाकिस्तान के मौसूमी सेटेलाइट का नाम लिखिए। ये आखिरी सवाल बहुत अहम है इस चैप्टर के, अक्सर आते हैं पेपर में। जुलाई 1990 में पाकिस्तान ने मुल्क की सतह पर तैयार करदा मौसूमी सेटेलाइट बद्र-1 हला में भेजा। आज का स्पार्को बद्र सीरीज के अगले सेटेलाइट की तैयारी में मसरूफ है। जल्द ही बद्र सीरीज का अगला सेटेलाइट हला में छोड़ा जाएगा। अमेरिका ने पहला स्पेस स्टेशन कब हला में भेजा? स्काईलैब 1 के क्या मकसद थे? अमेरिका ने 1973 में अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1 हला में भेजा। इस स्पेस स्टेशन की मदद से ज़मीन में छुपे कुदरती ज़खायर निज़ाम शमसी के सियारों का मुताला किया जा रहा है। 1979 में स्काईलैब की किसी नुक्स की वजह से दोबारा कुर्रा हवाई में दाल होकर टूटकर बिखर गया। पाकिस्तान में हवाई तहकीक का दौर कब शुरू हुआ? पाकिस्तान में हवाई तहकीक का दौर इस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 1962 को अपना पहला रॉकेट रहबर हला में भेजा। अमेरिका के मशहूर हवाई अदारे का नाम? अमेरिका के मशहूर हवाई अदारे का नाम नासा है। स्पेस सूट्स क्या है, इससे क्यों पहनते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। हलाबाज एक खास किस्म का लिबास पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहते हैं। ये इन्हें हवा में इंतहाई कम प्रेशर के असरात से महफूज रखता है। इसके अलावा ये इन्हें 150 डिग्री से 180 डिग्री तक के टेम्परेचर से महफूज रखता है, गर्मी से बचाता है। इतनी गर्मी, इनके इतने ज़्यादा टेम्परेचर इनको महफूज रखता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ वाक़ हैं और इनकी कुल पैदावारी सलाहियत क्या है? पाकिस्तान, ये वही ऊपर जो होने पड़े हैं। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में वाक़ है। इसका नाम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कुल पैदावार 137 मेगावाट है। 1992 में चीन के ताउन से दरिया सिंध पर मियांवाली के नज़दीक चश्मा बिराज पर दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, जिसका नाम चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कुल पैदावार 300 मेगावाट है। इंडस्ट्री के शोबा में न्यूक्लियर शुआओं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिखिए। न्यूक्लियर शुआओं की मदद से इंडस्ट्री के शोबा में मुख्तलिफ तरीकों से मटीरियल्स को तोड़े बगैर इनमें मौजूद नकाइस का पता चलाया जाता है। लास्ट सवाल जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जी। सेटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ से हासिल होती है? सेटेलाइट के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सोलर पैनल सेलों के पैनल से हासिल की जाती है। ले जी, तकरीबन 40 मिनट या 40-42 मिनट में ये मैंने 200 के करीब सवाल पढ़ दिए है। आपने भी यही अगर स्पीड रखे ना याद करने में, पूरी दिलजमी से याद करें, तो ये 2 घंटों से पहले सवाल सारे याद हो सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान रख के अकेले कमरे में बैठ के याद करें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े इजी सवाल हैं ये। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।